गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ऑप्टिक्स में फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम जो आपका टॉपिक है वो है फर्मट्स प्रिंसिपल। ओके, फर्मट्स प्रिंसिपल। तो फर्मट्स प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रे एंड व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे क्या है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड रे को समझने के लिए यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ये एक सर्कुलर अपर्चर बनाया है जहाँ स्क्रीन है और यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर अपर्चर है। सर्कुलर अपर्चर मतलब एक टाइनी होल जिससे कि लाइट निकल सकती है, पास हो सकती है। ओके, और यहाँ पर ये क्या है, एस एस डैश, ये क्या है, स्क्रीन है जहाँ पर कि हमें लाइट का पैटर्न मिल रहा है। ये सर्कुलर अपर्चर कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक, सो व्हाट हैपन्स व्हेन डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर डिक्रीजेस। जब तो सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर ठीक ठाक है, अबाउट द साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें जो स्क्रीन पे लाइट का जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैच ऑफ द लाइट विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा कि जिसकी कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होंगी। ओके, लेकिन अगर जो डायमीटर है सर्कुलर अपर्चर का वो धीरे धीरे हम उसको क्या करें, डिक्रीज़ करें, यानी कि इस होल को, ये जो होल दिख रहा है छोटा सा, इसको हम और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये जो पैच का साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो व्हेन साइज ऑफ अपर्चर बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, लगभग 0.1 mm के बराबर अगर हो जाए तो पैटर्न जो ऑब्टेन होगा एस एस डैश पे, देन द पैटर्न ऑब्टेन ऑन एस एस डैश डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो क्या होगा, इसमें जो पैटर्न मिलेगा हमें अब, जब हम क्या कर दें, इस सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर जो है वो क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो यहाँ पर जो अब पैटर्न मिलेगा एस एस डैश, स्क्रीन पे जो हमें पैटर्न मिलेगा उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। सो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिनन। ओके, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्रैक्शन फिनोमिनन। So, in the limit of lambda tends to 0, we can obtain an infinitesimally thin pencil of light. This is called a ray. तो अगर हम लैम्डा को बहुत 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 स्मॉल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, थिन पेंसिल ऑफ लाइट, और उसको हम कहेंगे रे। ठीक है, सो दस अ रे, सो व्हाट इज रे? Thus, a ray defines the path of propagation of the energy in the limit of the wavelength going to 0. So, एनर्जी प्रोपोगेशन का जो पाथ है उसको क्या करता है, रे जो है वो उसको डिफाइन करती है। ओके, सो रे का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है, वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। सो अभी यहाँ पर जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो वेव नेचर नहीं है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो, सॉरी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो लाइट इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, एज वी नो कि वेवलेंथ जो होती है लाइट की वेरी वेरी स्मॉल होती है, compared of the order of 10 to the power -5 meter. So is small compared to, wavelength of the light is small compared to the dimensions of normal optical instruments.
नॉर्मल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे कि लेंसेज, मिरर्स, प्रिज्म, ये सब, इनकी कंपैरिजन में जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बहुत बहुत स्मॉल होती है। ओके, सो अगर ऐसा फील्ड ऑप्टिक्स का, द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स अंडर सच एन अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि ऐसा फील्ड ऑप्टिक्स का जिसमें कि हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कैसा अप्रोक्सीमेशन कि हम क्या करें, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की फाइनाइटनेस को क्या कर दें, हम नेग्लेक्ट कर दें, कि लैम्डा जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी का है, उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। ऐसे फील्ड की, ऐसे ऑप्टिक्स के ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ओके, तो जिसमें कि क्या हो, वेवलेंथ जो है वो लाइट की, पता है हमें वेवलेंथ जो है वो लाइट की बहुत 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 स्मॉल है इन कंपैरिजन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेंसेज एंड मिरर्स एट्सेट्रा। लेंसेज, मिरर्स, इनकी डायमेंशन आपने देखी है, ये आपने देखे हुए भी हैं लैब में, लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कहें वो बहुत बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ को जो है हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ की जो फाइनाइटनेस है उसको हम क्या कर दें, उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। तो ऐसा फील्ड जो है ऑप्टिक्स का उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, एंड रे, रे क्या है कि रे डिफाइंस द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी प्रोपोगेशन का जो पाथ है वो डिफाइन करती है रे। ओके, सो और उसके लिए लिमिट क्या है कि वेवलेंथ गोइंग टू जीरो, लैम्डा टेंस टू, lambda tends to 0. Okay, so this was the geometrical optics and ray. So what is ray and what is geometrical optics? I think आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। Okay, now the Fermat's principle. So फर्मेट प्रिंसिपल क्या है? सो ओरिजिनल स्टेटमेंट देखेंगे हम एक फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो फर्मेट प्रिंसिपल आप अच्छे से पढ़िए। सो फर्मेट प्रिंसिपल में उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जनरल एक आइडिया देख लेंगे कि फर्मेट प्रिंसिपल होता क्या है। सो ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट क्या है? ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 points taken by a beam of light is the one which is traversed in the least time। यानी कि 2 points अगर हम ले, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, सो जो एक्चुअल पाथ होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का, जो एक्चुअल पाथ है, ठीक, जो कि एक बीम, ये एक लाइट है, लाइट ट्रेवल कर रही है ए से बी। तो जो लाइट है वो ए से बी जब ट्रेवल कर रही है तो वो ऐसा पाथ चूज करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा पाथ चूज करेगी जहाँ उसे जो टाइम है वो कम से कम लगे। ओके, कम से कम टाइम लगने वाले पाथ को लाइट क्या करेगी, चूज करेगी। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, द एक्चुअल पाथ between 2 points taken by a beam of light is the one which is traversed in the least time। जो कि least time, बहुत बहुत shortest time में जो है वो A से B तक जाने में shortest time ले, अगर बीम, कोई लाइट बीम जो है वो A से B तक जाने में बहुत बहुत कम टाइम लेती है, तो उस पाथ को जो कम टाइम लेता है, तो वही फॉर्मेट ने जो है वो स्टेटमेंट दिया कि लाइट जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में शॉर्टेस्ट जो टाइम वाला पाथ है वो चूज करेगी। ओके, लेकिन बाद में कुछ थोड़ा करेक्शन किया फॉर्मेट ने। वो करेक्शन क्या था, द एक्चुअल, दिस वाज द ओरिजिनल स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्शन इन अबव स्टेटमेंट। दिस, ये जो स्टेटमेंट ये वाला दिया हुआ है, इसमें जो करेक्शन किया है वो क्या है, the actual ray path between 2 points is the one for which the optical path length is stationary with respect to variations
ऑफ द पाथ। यानी कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर हम कह रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ है, और ए से बी तक जाने के लिए लाइट जो है ये भी चूज़ कर सकती है, ये वाला पाथ भी चूज़ कर सकती है, ये पाथ भी चूज़ कर सकती है, ये पाथ भी चूज़ कर सकती है, ये पाथ भी चूज़ कर सकती है, कैसे भी। ओके, सो ये कह रहा है कि एक्चुअल रे पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्चुअल रे पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द वन। कौन सा पाथ? ये पाथ, इसके लिए कह रहा है एक्चुअल पाथ is the one for which the optical path length is stationary। optical path length मतलब वही जो इसका टाइम है टेकन वो क्या है? स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस ऑफ द पाथ। अगर हम कई वेरिएशंस ले पाथ के तो उसके कंपैरिजन में ये जो पाथ है, ये जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो क्या होगा? स्टेशनरी होगा। ओके, सो दीज आर दी फॉर्मेट्स स्टेटमेंट, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट। सो जब आपके पास पूछने के लिए आएगा या क्वेश्चन आएगा आपके पास कि व्हाट इज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट एंड करेक्शन इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। ओके, करेक्शन क्या हुआ उस ओरिजिनल स्टेटमेंट में, एंड ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है ये भी। ठीक, सो दिस वाज द फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। ओके, नाउ अब क्या है, अब हमें क्या करना है कि फॉर्मेट्स सी में आपका यूनिट फर्स्ट में फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन लॉ को प्रूफ करना है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का जो नियम है उसको हम प्रूफ करेंगे यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपने पढ़ा है, परावर्तन के नियम जो होते हैं वो क्या हैं ये आप सबने पढ़े हैं, और कल शायद जो सर ने वीडियो इसमें लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें भी शायद ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बताया होगा, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये आपको पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं पहले तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है, या आप कोई से भी फर्स्ट या सेकंड जो भी है, पर दो लॉज हैं। दो लॉज कौन कौन से हैं? एक लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन का कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक तो ये है। ठीक, और जो दूसरा नियम है वो क्या है? वो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन दी सरफेस, ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए। ठीक है, ये दो सिंपल से नियम हैं रिफ्लेक्शन के। लेकिन फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ करके, अब फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है कि जो लाइट बीम है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, गिवन दो पॉइंट हैं, अगर दो पॉइंट गिवन है हमें कि लाइट बीम ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो उस पॉइंट से उन दोनों पॉइंट की जो दूरी है उसको तय कैसे करता है? शॉर्टेस्ट टाइम में। ठीक, जिसकी की लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी देखिए तो वो भी क्या हो? शॉर्टेस्ट हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कहेंगे कि आपको ऐसा रास्ता देखना है जहाँ कि आपको टाइम बहुत बहुत कम लगे। ठीक, माना आपको अपने घर से कॉलेज तक आना है तो आपको बोला जाए अगर कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम वाला रास्ता चूज़ करना है। ठीक, तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो रास्ता होगा उसकी जो मतलब दूरी है, आपके घर से कॉलेज की जो दूरी होगी, उस रास्ते की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? बहुत बहुत कम होगी। ठीक, वही यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि जो लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में
जो समय लेगी वो बहुत कम लेगी, यानी कि उस ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलेंगे हम उसको, उस लेंथ, वो लेंथ जो होगी वो क्या होगी, बहुत बहुत कम होगी। ठीक है। सो वो जो दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, वो हम प्रूफ करेंगे यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल का यूज करेंगे हम और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे। ठीक। सो ये पॉइंट है, सपोज माना ए पॉइंट और बी पॉइंट है। ए पॉइंट से रे को, लाइट बीम को या लाइट जो रे है उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करना है, बट बीच में यहाँ एक क्या है, मिरर भी है। ठीक है। तो ये दर्पण भी है, इस दर्पण का यूज कर, इस दर्पण वाया दर्पण वाया मिरर। ठीक। तो ए से बी तक जाना है बट मिरर भी है बीच में, ऑब्स्टेकल एक मिरर भी है। तो आपको पता है कि मिरर भी है तो क्या होगा, लाइट रे जाहिर सी बात है इस पर क्या करेगी, टकराएगी और फिर बी पॉइंट तक पहुंचेगी। बट इसके टकराने के भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है ए पॉइंट से ये यहाँ टकराए और फिर यहाँ जाए। ठीक। हो सकता है यहाँ टकराए और फिर यहाँ जाए। ठीक। हो सकता है यहाँ टकराए और फिर तब बी पॉइंट पे पहुँचे। तो कई रास्ते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता चूज करना है जिसके लिए क्या हो, जो टाइम इंटरवल हो, जो टाइम टेकन जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। ठीक है। सो इसके लिए कुछ मेथड हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, डिटरमाइन द पाथ फ्रॉम ए टू बी वाया द मिरर, इसे लिखा गया, मिरर भी है यहाँ पर। सो मिरर का भी हम उसमें बोलेंगे। ठीक है। तो वाया द मिरर विच हैज़ द मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। सो हमें पहले ऐसा पाथ डिटरमाइन करना है ए से बी तक जाने में जिसका कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या हो, मिनिमम हो, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो हो मिनिमम हो। ओके। सेकंड क्या है, फाइंड द पाथ ए पी बी फॉर विच ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू मिनिमम। ओके। सो मैं जो ये कह रही हूँ कि लाइट जो है वो ए से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से जाए। ठीक। सो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकरा रही है उस पॉइंट को अगर हम बी मान ले, तो इसके लिए ये सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो स्टेप है वो क्या कह रहा है कि ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम। ए पी प्लस पी बी जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। सो थर्ड स्टेप क्या है, अब फाइंड द पोजीशन ऑफ पी ऑन द मिरर। अब हमें क्या करना है, पी पोजीशन जो है फाइंड करनी है। हमें ऐसा पॉइंट अब सर्च करना है इस मिरर पे जिस पे कि लाइट टकराए और फिर बी पॉइंट पे जाए, ए से उस पॉइंट पे टकराए और बी पॉइंट पे जब जाए तो उस लाइट रे का जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो क्या हो, बहुत बहुत कम हो। ठीक। तो हम करते हैं ऐसा। ठीक है। ओके। सो हमने मान लिया ए पॉइंट से जो पी पॉइंट पे रे जो है वो क्या करेगी, टकराएगी और फिर ये रे है ए पॉइंट से पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट से बी पॉइंट पे ये रे क्या हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए से इस मिरर पे, ये जो मिरर देख रहे हैं आप, ए से इस मिरर पे, ये मिरर है। ओके। ये वाला जो है ये मिरर है। ठीक। और ए पॉइंट ये है आपका। ठीक है। और ये क्या है, बी पॉइंट। ठीक है। सो ए पॉइंट से पी पॉइंट पे ये जो लेंथ है इसको मान लिया हमने
ये जो ए से पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे लेंथ जो है वो क्या है, सपोज D1, ओके। और पी पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो लेंथ है वो क्या है, D2। दिस इज D1 एंड दिस इज D2, ठीक है। सो अब इस वाले डायग्राम को देखो आप, दूसरे वाले डायग्राम को। यहाँ पर ए पॉइंट से पी पॉइंट तक जो लेंथ है वो कितनी है, D1। और पी पॉइंट से बी पॉइंट तक जो लेंथ है वो कितनी है, D2। तो पाथ लेंथ जो ट्रेवल्ड बाय रे हम लिख सकते हैं, हमने इस तरीके से ही चूज़ कर लिया है, ओके। सो हमें पॉइंट पी हमने ऐसे ही चूज़ कर लिया है, हमें नहीं पता कि ये जो लेंथ है वो मिनिमम होगी कि नहीं, बट अब इसको देखेंगे हम, ठीक। सो ये जो D1 प्लस D2 जो है वो क्या है, आपकी पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द रे, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा, ए पॉइंट से इस मिरर पे, ये जो मिरर है इस मिरर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर का नाम है, एक मिनट, पहले इस डायग्राम को ढंग से देख लो। ये ए पॉइंट से हमने इस पे इसको एम मान लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट ए एम इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस मिरर, ठीक। और ये परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, H1। ऐसे ही बी, और यहाँ हम मान लेते हैं एन पॉइंट, बी एन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस मिरर प्लेन पे, वो क्या है, H2, ठीक है। सो ये जो पी पॉइंट है ए से पी, ये जो पी पॉइंट है एम पी इज एक्स, यहाँ माना हुआ है एक्स, ठीक है। तो एम पी एक्स है। अच्छा, ये जो पूरी लेंथ है एम एन जो है वो क्या है, एल है। तो ये बताओ कि एम पी अगर एक्स है और एम एन अगर एल है तो पी एन कितना हुआ, एल माइनस एक्स, ठीक है। एम पी जो है वो एक्स है और एम एन जो है वो क्या माना हुआ है, एल। सो पी एन, ये जो पी और ये जो एन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, ठीक। अब सपोज ये जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ अल्फा एंगल बनाती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पी बी, ये जो मिरर के साथ है वो बीटा एंगल बनाती है, ठीक है। और एक हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल जिसको बोल सकते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ किया है। वो क्या है, वो नॉर्मल जो है वो इंसिडेंट रे के साथ θ1 एंगल बनाता है, ये वाला एंगल। और ये जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, θ2, ठीक है, θ2, θ1 एंड θ2। तो ये सब इस फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब आपको यहाँ जो हम डेरिवेशन करेंगे उसको देखना है। अब देखो हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम, एक मिनट, हाँ, शॉर्टेस्ट टाइम देखना है कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट टाइम है उसको हमें कि ए से बी तक जो है लाइट रे, फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं, तो जो बीम होगी या रे है जो वो ए से बी तक जाने में शॉर्टेस्ट टाइम ले रही है, ओके। सो अगर हमें पता है शॉर्टेस्ट, अगर हम टाइम या मिनिमा अगर हम निकालते हैं तो मैथमेटिक्स पे आपने पढ़ा होगा, हम उसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं 0। तो डी टी बाई डी एक्स अगर मैं करूँ, यानी कि टाइम का विद रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर मैं जो हूँ डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें क्या करना है, इसका जो टाइम का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एक्स, और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सो अगर if t is the time taken by ray to travel from point A to B via mirror, then t, अच्छा ये t क्या है, टाइम है, क्या टाइम है, ये A से B पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है, ठीक है। A से B तक जो लाइट ट्रेवल हो रही है, लाइट रे जो ट्रेवल हो रही है, कर रही है, उसका टाइम है A से B तक पहुंचने का, ठीक है।
सो वो टाइम जो है टी, और टी आप टाइम जो होता है आपको पता है, अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड में एक रिलेशन होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहीं से निकालना है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ इस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है अगर ए से बी तक जो है रे का जो डिस्टेंस है, यानी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को ही हम यहाँ पर डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी लाइट ने, d1 प्लस d2, और स्पीड जो है वो कितनी है, c। लाइट की स्पीड लेंगे हम यहाँ पर, लाइट की स्पीड क्या होती है, c। सो t इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन c। ठीक, तो अब इसको जो है इधर मल्टीप्लाई कर लो, c को लेफ्ट साइड ले जा लो, तो सी टी इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अच्छा, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0 है, इसका भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कैसे, हम इक्वेशन सेकेंड को अब क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो d बाई डी एक्स, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ सी टी, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सी टी का d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ d1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ d2। अब यूजिंग इक्वेशन 1 वही कि dt अपॉन डी एक्स तो क्या है, 0 है, तो यहाँ c तो कांस्टेंट है, तो dt अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इधर अब राइट हैंड साइड में देखो d बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d1 की हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ देख लो, ये जो ट्राइंगल है कौन सा, जो फिगर है इसमें ट्राइंगल देख लो, ये ए एम, एक मिनट, हाँ ए एम पी, इस ट्राइंगल में देखिए आप, ए एम पी ट्राइंगल में d1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। d1 की वैल्यू ये देखो, ये 90 डिग्री है, तो d1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, h1 स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर। ठीक है, तो d1 स्क्वायर हो जाएगा h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ d1 की वैल्यू जो है वो हमने क्या ले ली, h1 स्क्वायर d1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो d1 इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ d2, अब d2 की भी वैल्यू देख लेते हैं हम इस फिगर से। तो फिगर में क्या है, ये बी पी और ये n है पॉइंट। ओके, तो बी पी एन इस ट्राइंगल में देख लीजिए, यहाँ पर h2 क्या होगा, सॉरी d2 क्या होगा, अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा है हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ h2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसी तरीके से 1/2 अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का दोबारा होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1/2 और अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो 2 इंटू, फिर से करेंगे l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का, तो 2 इंटू एल माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स का हो तो -1। तो आपके पास जो ये डिफ्रेंशिएट करके आ गया वो ये आ गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में x अपॉन h1 अंडर रूट h1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस सेकेंड टर्म में आ जाएगा l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन या एक स्टेप आ गया वो क्या आ गया, एक्स ये जीरो था इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको इधर ले गए हम, नेगेटिव वाला इधर ले गए, राइट हैंड साइड में रहने दिया, ठीक। सो एक्स अपॉन एच वन स्क्वायर प्लस अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और जो ट्राइंगल हमारा ए पी एम है, ये आप देख लेना इसमें फिगर में, हाँ सॉरी, ये जो इस तरीके से है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट और ये एम। सो इस ट्राइंगल में जो हमें पता है ये वाला एंगल जो है वो क्या है, अल्फ़ा है, जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ बना रही है वो अल्फ़ा एंगल है, ओके। सो अल्फ़ा एंगल को देखेंगे हम, तो ये है फ्रॉम ट्राइंगल ए पी एम, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार आप भी देख लीजिए इस फिगर में, ये जो ट्राइंगल ए पी एम है, ए पी एम, यहाँ जो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा निकालें अगर हम, तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या है एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है डी वन क्या था अंडर रूट एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से कॉस बीटा जो है वो क्या है, यहाँ बी पी और एन ट्राइंगल में जो कॉस बीटा है वो भी क्या होगा, एल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल से आप पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी दोनों ट्राइंगल से आपने ये एंगल भी निकाल सकते हो, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस इक्वेशन में देखिए यही तो है, एक्स कॉस अल्फा, ये वाला जो टर्म है वो क्या है कॉस अल्फा, और ये वाला जो टर्म है वो क्या है कॉस बीटा, ओके। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, या फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक। और अगर मैं क्या कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 90 से इनको माइनस कर दूं, 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 90 में से माइनस कर दूं अल्फा और राइट हैंड साइड में भी 90 में से बीटा को माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, ओके। अच्छा, अब ये 90 माइनस अल्फा है और 90 माइनस बीटा है, इनकी वैल्यू हम देख लेते हैं। तो 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ देखते हैं, ये देखो इस फिगर में ये पूरा एंगल क्या है 90, ओके। और 90 में से अगर मैं ये अल्फ़ा हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये थीटा वन, ये थीटा वन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा एंगल क्या है 90, तो इस 90 में से अगर मैं ये बीटा हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये थीटा टू, ओके। सो यानी कि 90 माइनस अल्फ़ा जो है आपके पास वो क्या है थीटा वन, और 90 माइनस बीटा जो है वो क्या है थीटा टू है, ठीक। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, यानी कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, ठीक। तो क्या आया यहाँ से, यानी कि एंगल ऑफ थीटा वन और थीटा टू हमने क्या डिफाइन किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से क्या है थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, ठीक। नेक्स्ट जो इसमें दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस आर इन सेम प्लेन। अच्छा, तो यहाँ देख लेते हैं, तो अगर मैं ये एक्सिस जो है वो एक्स वाई एक्सिस मान लूँ और ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस मान लूँ, तो ये सब कुछ जो क्या है वो एक प्लेन पे ही तो है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक। ये जो रे है वो ए की प्लेन में है, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो एक ही प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में ही है, कोई जेड एक्सिस तो है नहीं यहाँ पर। सो एक्स वाई प्लेन में ही क्या है इंसिडेंट रे भी है, और एक्स वाई प्लेन में ही क्या है ये जो है
रिफ्लेक्टेड रे भी है। कोई सा भी प्लेन हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स, जो भी प्लेन ले रहे हो आप, बट प्लेन एक ही होगा, ठीक है, सेम प्लेन होगा। सो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पे है, और जो ये हमने नॉर्मल डाला है सरफेस पे, ये भी इसी प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक। सो ये जो दो लॉज हैं ये रिफ्लेक्शन के, ये हमने यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने ये दोनों लॉज को क्या किया है, प्रूफ किया है, ठीक है। दोनों, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको प्रूफ किया है, जिसमें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो दो पॉइंट्स हैं वो हमने प्रूफ कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, हिंदी में जो पढ़ते हैं वो, उनके जो जो है एक ही तल पर, एक ही प्लेन पे जो है वो क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए, ठीक है। सो ये जो था आपका, ये क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। और फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपने सीधे जो है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो सीधे लिख दिए और बस वो प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, ये तो बहुत छोटी स्कूलों, छोटी जो क्लास में आप पढ़ते थे वो बात हो गई, बट यहाँ पर क्या है आपके पास बीएससी में ऑप्टिक्स में क्या है, यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ करना यहाँ पर आना चाहिए आप लोगों को, उसी से प्रूफ होगा ये। तो फर्मेट प्रिंसिपल का यूज़ हमने कैसे किया कि जो लाइट रे है या बीम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ट्रैवल करती है तो कैसा टाइम कौन सा पाथ चूज़ करेगी, शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो पाथ है वो चूज़ करेगी। तो उसके लिए हमने देख लिया कि हमने पूरी टोटल उसकी लेंथ देख ली, पाथ लेंथ जो है वो d1 + d2 है, और उसको हमने क्या किया, इतना टाइम ले रही है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। जैसे कि आप पता है मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, वैसे ही हमने किया है यहाँ पर, मैथमेटिक्स जैसे करते हैं, ठीक। और वो फिर हम d1 और d2 की वैल्यू जो है निकाल करके, फिर d1 d2 की वैल्यूज़ हमने क्या करा, वो ट्राइंगल से, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाल करके, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो है ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर ली थी d1 और d2 की, और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन सिंपल है, या आपने किया है मैथमेटिक्स में, आप लोग करते रहते हो डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन करके फिर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। फिर सॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस किस की हैं, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की हैं, ठीक। तो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू हमने देखी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू जब इक्वल आ रही हैं तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा भी इक्वल है, ओके। तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल है तो 90 माइनस अल्फ़ा और 90 माइनस बीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 90 माइनस अल्फ़ा 90 माइनस बीटा इक्वल होंगे, यानी कि 90 माइनस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं θ1 और 90 माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं θ2। तो θ1 और θ2 आपस में क्या है, बराबर हैं। सो इन दिस वे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये क्या करना है, हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल आ रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट उसको लिख दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक। सो ये था। अब कल हम जो है प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम या यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक। सो ठीक है।